हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एसएससी सीजीएल में इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते करते इस समय हम लोग पहुंच गए हैं पेपर नंबर 38 पर। इसका मतलब हुआ कि 37 हम लोग पहले कर चुके हैं, आज 38 हो जाएगा। इसके बाद 2 बचेंगे, 39 और 40 बचेंगे। ये पेपर भी 13 दिसंबर का है, क्योंकि 13 दिसंबर को क्या हर दिन 4 पेपर हुए थे। तो एक पेपर 30 दिसंबर का मॉर्निंग वाला हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं 37 में, और 38 में हम लोग कौन सा कर रहे हैं, दूसरी शिफ्ट वाला पेपर कर रहे हैं जो 11:45 से 12:45 के बीच में हुआ था। 39 और 40 में हम लोग कर लेंगे 2:30 से 3:30 वाला और 5:15 से 6:15 वाला। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये तो हो गया कि हम लोग कितना कर चुके हैं, और ये धीरे धीरे करीब करीब एंड की ओर है, अब करीब ख़त्म ही हो चुका है। 2 का मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था कि आप डेली एक प्रीवियस पेपर सेट लगाइए। अच्छा, ऐसा प्रीवियस पेपर नहीं कि जिसमें केवल इंग्लिश हो, एक प्रीवियस इंग्लिश का लगा लीजिए, मैथ का लगा लीजिए, जीएस का लगा लीजिए, रीजनिंग का लगा लीजिए। तो ये करते रहिए आप, एक प्रीवियस पेपर सेट पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट का, और एक मॉक टेस्ट लगाते रहिए। इतना करते रहिए आप लगातार एग्ज़ाम तक। ठीक है, कोई गैप नहीं होना चाहिए। शादी ब्याह ज़िंदगी भर होता रहेगा, आपकी खुद की हो तो बात दूसरी है, नहीं तो कोशिश करो अवॉइड करने की। ठीक है, आपका पेपर यकीनन अच्छा होगा, जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लीजिए। अभी भी आपके पास 30, 35, 40 दिन का समय है। ठीक है, और ये स्ट्रेटजी अपनाइए, यकीनन पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना डिस्कशन। जो लोग पहले दिन हैं आज देख रहे हैं, वो लोग पिछले पेपर्स देख लें, पूरे 38 सेट हैं, बड़ा फ़ायदा करेगा। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट क्या है भैया, बैक इन अप्रैल, तो ये तो टाइम दे दिया। अब उसके बाद लिखा है एन आफ्टरनून वॉकिंग अराउंड, पूरी एक दोपहर वॉकिंग अराउंड। वॉकिंग अराउंड के बाद क्या आना चाहिए, प्लेस आ जाना चाहिए, कहाँ घूम रहे थे ये। ठीक है, यहाँ ही आएगा। आगे लिखा है द टिलमैन सैंड रिज हेरिटेज प्रिजर्व, ये वही प्लेस है जिसकी हम बात कर रहे थे, यानी कि पी के बाद हम क्यों लगा लें। ठीक, उसके बाद लिखा आई वॉज विजिटिंग फैमिली इन साउथ कैरोलिना, जो राइटर है वो साउथ कैरोलिना अपने परिवार से मिलने गया था। तो फिर वहाँ पे एंड माई ब्रदर एंड आई, तो और मेरा भाई और मैं स्पेंड किए क्या किए, स्पेंड करने के बाद क्या लगेगा, या तो टाइम लगे या तो पैसा लगे, और यहाँ कहीं पैसे का जिक्र हुआ नहीं है, तो क्या होगा, टाइम लगेगा। तो अब ये बताओ कि ये एंड से स्टार्ट हो सकता है क्या, एंड से स्टार्टिंग भी नहीं हो सकती है। बैक इन अप्रैल एंड माई ब्रदर कहाँ कनेक्ट हो रहा है, बैक इन अप्रैल एंड आफ्टरनून। तो यहाँ क्या लगाओगे, पहले हमें सब्जेक्ट और वर्ब तो चाहिए, तो आर में हमको क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब मिल रहा है। आर में क्या कर रहे हैं हम, आर में राइटर अपने मतलब जा रहा है अपने परिवार से मिलने के लिए साउथ कैरोलिना। जब वो वहाँ जाएगा परिवार से मिलने के लिए, तभी तो उसको अपने भाई से मुलाकात होगी। तो वो और उनका भाई, ये दोनों लोग, अब इसके बाद क्या जाना, एस आ जाना चाहिए। वो और राइटर और उनके भाई दोनों लोग बिताते हैं, क्या बिताते हैं, पूरा एक दोपहर बिताते हैं, पी लग जाएगा। और कहाँ बिताते हैं, ये क्यू में दिया हुआ है, तो आर एस पी क्यू लगा दो। और क्या, आर एस पी क्यू कहाँ दिया हुआ है, ये लगा आपका आर एस पी क्यू, थर्ड वाला आंसर हो गया ना। कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताना है, साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताता है, डिस्टेंट का बताना है। अब डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। ठीक है ना, ये कैसी दूरी होती है, ये फिजिकल दूरी होगी। ठीक है ना, कैसी दूरी होगी, फिजिकल दूरी होगी, जगह पे, ज़मीन पे जो दूरी होती है उसको हम लोग डिस्टेंट कहते हैं। अब फार अवे का मतलब क्या होता है, फार अवे मतलब होता है वही फिजिकल दूरी होती है। ठीक है, ये हो भी दूर हो गया, ये भी कैसी है, फिजिकल होगी। तो साइनोनिम आपका क्या हो गया, फार अवे हो गया। और वर्ड दिया है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या हुआ, जो भविष्य से रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू फ्यूचर। तो है तो ये भी दूरी, लेकिन ये टाइम से रिलेटेड है, तो हमें टाइम वाली दूरी से कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि फिजिकल दूरी की बात हो रही है। फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, आगे। ठीक है, मतलब ये भी फ्यूचर में जा रहा है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं। फार साइटेड का मतलब क्या होता है, अच्छा ये फार देख करके कहीं आप कंफ्यूज ना होइएगा। FAR फार मतलब दूरी होती है, लेकिन SIGST जब लगा दो फार साइटेड, इसका मतलब होता है दूरदृष्टा। दूरदृष्टा का मतलब क्या हुआ, जो आदमी भविष्य के बारे में सोच लेता हो, दूरदृष्टा कहते हैं। उनके पिताजी बड़े दूरदृष्टा थे, इसलिए उन्होंने पैसा बहुत कई जगहों पर इन्वेस्ट कर रखा था, तो दूरदृष्टा हो जाता है। ये भी फ्यूचर की सोच कर चलता है, तो ये भी फ्यूचर के लिए है ना, मतलब फिजिकल दूरी के लिए नहीं लगा हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन
नहीं होंगे, केवल यही फार अवे होगा जो फिजिकल डिस्टेंस के लिए आ रहा है। ठीक है, तो मतलब आंसर तो मैंने बता दिया था, लेकिन दूसरा, तीसरा और चौथा क्यों नहीं होगा, आपका ये जानना आपका हक है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये बताऊं कि दूसरा, तीसरा और चौथा क्यों नहीं होगा। नाउ आई एम ओवर, आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बताना है एडवर्ब, किसका, अंडरलाइन पार्ट का एडवर्ब क्या होगा। अंडरलाइन पार्ट क्या है, कंप्लीट। ठीक है, तो लिखा आई कंप्लीट फॉरगॉट हर बर्थडे, मैं उसका बर्थडे पूरी तरह से भूल गया था। ये तो गुनाह है। ठीक है, और ये हर बर्थडे है तो समझ लो तो और बड़ा गुनाह है। अब तो नहीं बचोगे बच्चों। और आगे लिखा एंड आई डोंट नो हाउ टू मेक इट अप टू हर, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसे मैं इसकी भरपाई कैसे करूं। नहीं हो सकती, इसकी भरपाई हो ही नहीं सकती, कर ही नहीं पाओगे, सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है बड़ा परेशान है बेचारा, कह रहा है कि मैं इसका बर्थडे भूल गया और अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात की भरपाई कैसे करूं। ठीक है, उससे माफ़ी कैसे मांगूं, तो माफ़ी मांगने से मिले मिलेगी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे जाओ, आई कंप्लीट फॉरगॉट, फॉरगॉट क्या है, ये वर्ब है। वर्ब के लिए आपको क्या लगाना है, एडवर्ब। अब वर्ब लगाओगे तो क्या करोगे, कंप्लीट के साथ आपको लगाना पड़ेगा ly, कंप्लीट। अब इसी में ly लगा दो, कंप्लीटली। ये रहा आपका आंसर, कंप्लीटली फॉरगॉट, मैं पूरी तरह से भूल गया था। हो गया एडवर्ब। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट करना है किसको, अंडरलाइंड पार्ट को। ये है, तो दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, और होगी भी तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इम्प्रूव करना है आपको केवल अंडरलाइंड पार्ट को, केवल इसी को। तो दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। अगर यहाँ कोई गलती है तो होगी, तो है गलती किसकी, अबाउट की है। क्यों है, एक वीडियो है मेरा, मैं एक प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी प्रीपोजिशन की, उस प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट में एक स्पेशली एक वीडियो पड़ा होगा जब प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, व्हेन प्रीपोजिशन इज़ नॉट यूज्ड। उसमें कुछ कंडीशंस मैंने बताई हैं, जैसे डिस्पाइट के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है, ऐसे ही अटैक के बाद कभी नहीं लगता, कभी आंसर के बाद नहीं लगता, कभी लगता है कभी नहीं लगता है, ऐसे अवेट के बाद फॉर नहीं लगता। उसी में मैंने बताया था कि डिस्कस के बाद डिस्कस है, डिस्क्राइब है, इलस्ट्रेट है, एक्सप्लेन है, इन सब के बाद अबाउट या कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट। तो अभी मैंने क्या कहा कि डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है, तो ये डिस्कस के बाद ओवर नहीं होगा, डिस्कस थ्रू नहीं होगा, डिस्कस बियॉन्ड नहीं होगा, और ये डिस्कस अबाउट नहीं होगा, पहले ही बता चुका हूँ। तो कौन सा होगा, टू डिस्कस द प्रोजेक्ट, और ये होगा आपका आंसर नंबर 4। ठीक, बात समझ में आ गई। क्यों, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो क्यों को देखते हुए चलिए, क्योंकि बिना क्यों देखे आपका काम बनने वाला नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, वर्ब और सब्स्टिट्यूशन है। ठीक, अ फॉर्मल स्टेटमेंट टेस्टिफाइंग, ठीक है ना, यहाँ ध्यान देना, टेस्टिफाइंग टू समवंस कैरेक्टर एंड क्वालिफिकेशन, सॉरी। तो इन्होंने कहा कि एक फॉर्मल स्टेटमेंट होता है जो किसी व्यक्ति के कैरेक्टर और उसकी क्वालिफिकेशन को टेस्टिफाई करता है। ठीक है, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, और आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका बॉस है, जब आप वहाँ से नौकरी छोड़ रहे हैं, कहीं और नौकरी करने जा रहे हैं, तो वो एक तरह की टेस्टिमनी देते हैं। टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है, आपके एक्सपीरियंस, आपके परफॉर्मेंस और आपके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट वो लिख के देते हैं कि इतने दिनों तक इन्होंने मेरे यहाँ काम किया, इनका कैरेक्टर, इनका डेडिकेशन, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस तरह का हम इनके भविष्य की के सुखमय भविष्य की कामना करते हैं, इस तरह का लिख करके देते हैं। तो उसको क्या कहेंगे। अब यहाँ वर्ब से अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो वर्ब से पता है, वो आपको क्या करेंगे, आपके कैरेक्टर को टेस्टिफाई करेंगे। टेस्टिफाई करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम इसको क्या कहेंगे, टेस्टिमनी। वहीं पे लिखा हुआ है, यही मतलब क्या होगा, टेस्टिमनी होगा। तो ये क्या होगा, टेस्टिमोनियल, आपका आंसर हो गया। ठीक है, और में आ जाओ, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है हस्तलिपि। हस्तलिपि का मतलब जैसे आपने कोई उपन्यास लिखा या कोई कहानी लिखी, तो अब तो सीधे डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही लिख देते हैं, या टाइपिस्ट कुछ लोग होते हैं, राइटर, जो टाइप करना जानते हैं तो वो टाइप कर देते थे। उसके पहले लोग क्या करते थे, कागज़ कलम मतलब कॉपी उठाते थे, तो कॉपी पे या पन्नों पे पेन से लिखा करते थे। पूरी कहानी पेन से लिखते थे, उसके बाद वो कहानी टाइप की जाती थी, समझ गए। तो जो वो जिस कागज़ पर पेन से लिखे होते थे उसको कहा जाता था मैन्युस्क्रिप्ट, जो उनके हाथ का लिखा हुआ है। और एक है एफिडेविट।
ये एफिडेविट मतलब क्या होता है? एफिडेविट का मतलब, इस एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। क्या होता है? शपथ पत्र। ठीक है, आप लोगों में से कई लोग अगर पढ़ते समय कहीं गैप हुआ होगा, सपोज बीए और एमए करने के बीच में कहीं गैप आ गया, तो जब एमए का एडमिशन लेने जाएंगे तो आपको एक एफिडेविट लगाना पड़ता है, शपथ पत्र लगाना पड़ता है कि मैं शपथ पूर्वक ये कहता हूँ कि इन 2 सालों में मैंने कोई इस तरह का कार्य नहीं किया है, तो वो एक एफिडेविट लगाना पड़ता है। ठीक है, टेस्टिमोनियल मैंने आपको बता ही दिया। और डॉक्यूमेंट का मतलब कोई दस्तावेज होता है। तो फिलहाल आपको ये सारा हो गया। आपका आंसर इसमें कौन सा होगा ये एक बार फिर से बता देता हूँ, ये होगा 3 टेस्टिमोनियल। आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें? अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताओ। एक इडियम है। ठीक, इडियम क्या है? होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? पानी जिसमें ठहरे। होल्ड वाटर जैसे मान लो चलनी है जिसमें छेद होता है, उसमें आप पानी डाल दोगे तो छू जाएगा, गिर जाएगा। सूती कपड़ा होगा, उसमें पानी रख के पानी डालोगे तो वो नीचे सब छू जाएगा। होल्ड वाटर, वाटर कौन होल्ड करेगा? प्लास्टिक होल्ड करेगा या फिर गिलास है, कटोरा है, उसमें होल्ड वाटर। तो मतलब क्या होता है? जिसमें कुछ दम होगा। तो जब हम इडियम में होल्ड वाटर यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है बात में दम। बात में दम मतलब क्या हुआ? सच्चाई होगी, सच्चाई होगी, वो भरोसे के लायक होगा, कुछ तर्क पर आधारित होगा, काल्पनिक नहीं होगा। तो जिस बात में क्या होती है? तर्कशीलता होती है, जो बात तार्किक होती है, जो बात लॉजिकल होती है, ऑथेंटिक होती है, रेशनल होती है, उसको कहते हैं कि योर थिंग योर एडवाइस होल्ड्स वाटर। तुम्हारी बात में दम है, कुछ सच्चाई है। तो क्या करोगे? अपीयर टू बी ऑफ नो वैल्यू ना, डाइल्यूटेड आर्गूमेंट बिल्कुल नहीं। अपीयर टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, ये है क्या होगा? अपीयर टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, कोई चीज़ जो वैलिड हो और रीजनेबल हो, जिसके पीछे तर्क हो, जो उचित रीजन हो जिसके, तो ये हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, अब तो सही हो गया, क्लियर। आगे बढ़े तो चलो आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्या करना? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में देखो एक लिखा है स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स ये वाला है। स्ट्रिंग्स में तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, STRINGS सही है ये। अगर ये सही है तो इसका आंसर नहीं होगा। असेसमेंट में है ASE और यहाँ पर भी वही है ASE, तो भैया ये गलत हो गया। इसमें देखो एक गधा है, ठीक है। असेसमेंट में क्या होगा? पहले एक गधा होगा ASS, फिर एक इसमें ESS होगा, फिर आप मेंट लगाओगे ASSESSMENT, ठीक है ना। तो असेसमेंट ऐसा होगा। तो यहाँ पे जो सिंगल एस लिखा हुआ है उसकी वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया? ये क्वेश्चन गलत हो गया। गलत होगा तो यही हमारा आंसर होगा। देखो स्पेलिंग गलत होगी तो आंसर यही होगा। स्पेलिंग कौन सी होगी ये मैंने आपको बता दिया। इकोलॉजिकल का मतलब पर्यावरण से रिलेटेड है, ये इसकी स्पेलिंग सही है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जो बात समझ में आए, कॉम्प्रिहेंसिव होता है ना, जो चीज़ आपको समझ में आने लायक हो, ग्रहणशील हो उसको। तो स्पेलिंग सही है तो आंसर नहीं हो सकता। वैसे भी एक की जब गलत हो गई तो और क्या करोगे, एक ही स्पेलिंग तो गलत हो सकती है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपको बताना है? ग्रामेटिकल एरर। एरर क्या है? यूजुअली रतीश है। अब ये क्या क्या नाम पा जाते हैं, रतीश पता नहीं क्या नाम लेके आ गए। यूजुअली रतीश हैज़ नॉट टेक पार्ट इन दीज टाइप्स ऑफ इवेंट्स बिकॉज ऑफ हिज हैक्टिक शेड्यूल। रतीश कोई व्यक्ति है, उसका शेड्यूल बहुत हैक्टिक है। शेड्यूल देखो लिखा है बिकॉज ऑफ हिज हैक्टिक शेड्यूल, उसके हैक्टिक शेड्यूल। हैक्टिक शेड्यूल का मतलब बंदे को 1 मिनट की फुर्सत ही नहीं मिलती होती, भागम भाग लगी है उसको। तो हैक्टिक शेड्यूल की वजह से तो वो मतलब भाग नहीं ले पाता ना। टेक पार्ट इन दीज टाइप्स ऑफ इवेंट्स, अब दीज के साथ टाइप्स लिखा है, इवेंट्स में लिखा है प्लूरल में। इस तरह की इवेंट्स में, इस तरह के कार्यक्रमों में वो भाग नहीं ले पाता है। अब यहाँ क्या लिखा है? हैज़ नॉट। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? आपका दिमाग क्या है, मैं बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या होगा। आपको लग रहा होगा हैज़ नॉट है तो टेकन होना चाहिए, ठीक है, आया ना मन में। हैज़ नॉट के बाद टेकन हो जाएगा। और अगर डज नॉट हम इसको लगा दें तो डज नॉट के साथ टेक लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लगेगा। अब ये देखना है कि हम हैज नॉट के बाद इसको टेकन करें या डज नॉट के साथ टेक करें। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? एक ही एडवर्ब देखना पड़ेगा, यूजुअली। यूजुअली का मतलब क्या होता है? अक्सर, प्रायः ऐसा होता है। तो यूजुअली कोई चीज़ जब यूजुअली होती है इसका मतलब अक्सर होती है, रिपीटेड होती है, बार बार होती है। बार बार होने का मतलब ये एक रूटीन हो गई है, और रूटीन होगा तो ये एक बार का काम नहीं होगा। अगर हम परफेक्ट टेंस में रख दें, अगर हम हैज़ नॉट टेकिंग रख दें तो इसका मतलब हुआ कि शेड्यूल
हेक्टिक होने के नाते उसने इस तरह के पार्टिसिपेट में भाग नहीं लिया है। अब लिखा है दीज टाइप्स ऑफ, अगर लिखा होता दिस इवेंट तो हो जाता एक इवेंट की बात। दीज टाइप्स ऑफ इवेंट्स की बात करोगे तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट हैं जिसमें वो भाग नहीं लिया है। ठीक है, तो अब यूजुअली लगा दिया तो ऐसा हमेशा होता है। यूजुअली लगाने का मतलब ये हो गया उसका रूटीन। तो जब रूटीन होगा तो रूटीन में हम हैज नॉट ना लगा के क्या लगेंगे, डज नॉट टेक लगाएंगे। अब बात समझ में आ गई, रूटीन है तो हैज नॉट ना लगा करके क्या करेंगे, डज नॉट टेक लगाएंगे। क्लियर हो गया, अब तो समझ में आ गई बात। तो आप जहाँ पे एरर समझ रहे थे वहाँ है नहीं, समझे ना। हाँ, आपको लग रहा था इसमें गलत है, टेकन कर देंगे, जबकि ये सही है, ये हैज नॉट गलत होगा, रतीश डज नॉट टेक पार्ट, क्योंकि ये आदत से रिलेटेड है। समझ गए, आंसर कौन सा होगा, 4 वाला। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। खाली जगह भरो। क्या लिखा है कि पार्टी वाज अ डैश आर फॉर एवरीवन, एक पार्टी हुई, सबके लिए वो डैश आर थी, एक्सेप्ट मुकेश, एक व्यक्ति केवल मुकेश को छोड़ करके बाकी सब के लिए पार्टी डैश आर थी। यहाँ आर का मतलब क्या हुआ, समय हो गया, घंटा नहीं। ठीक है ना, वो डैश समय था। तो कैसा समय होगा बताओ, ड्राई समय था। ड्राई समय समझ रहे हो ना, पार्टी में अगर ड्राई पार्टी है तो इसका मतलब क्या होगा, ड्राई पार्टी का मतलब होगा कि ड्राई फ्रूट्स खिलाएगा, ऐसा नहीं होता। जिसमें पीने पिलाने का इंतज़ाम नहीं होता वो ड्राई पार्टी होती है। जैसे कभी कभी होता है चुनाव है, सपोज करो कल चुनाव है, तो आज मुख्यमंत्री या मतलब सरकार क्या करती है, चुनाव के 1-2 दिन पहले ठेके बंद कर देती है। ठेके, बियर बार, ये सब बंद हो जाते हैं। तो घोषित कर दिया जाता है कि ड्राई डे है। ड्राई डे मतलब क्या हुआ, पीने वीने को नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या मतलब होगा, यहाँ पे इसका कुछ मतलब है क्या कि द पार्टी वाज अ ड्राई आवर फॉर एवरीवन, तो क्या पार्टी में पीने पिलाने वाली बात थी, लगा इन्होंने जानबूझ कर दिया है ताकि कुछ लोग जो इस मूड के होंगे वो ड्राई लगा देंगे। तो ये फिलहाल नहीं लगेगा भैया, ये ना लगाओ। स्टेबल और हैप्पी और वेलकम और, तो ये क्या होगा, हैप्पी और। कह रहे हैं कि मुकेश को छोड़ करके पार्टी जो थी वो क्या थी, एक हैप्पी आवर थी, सबके लिए एक हैप्पी आवर थी, सब खुश थे, सब लोगों ने खूब एंजॉय किया, तो हैप्पी आवर होना चाहिए। आगे बढ़ जाओ, ड्राई वाई का सपना मत देखो, ठीक है, सूखी पार्टी गीली पार्टी मत सोचना यहाँ पे। आगे आ जाओ, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताना है, एंटोनियम आपको बताना है इंटेंस का। इंटेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की तीव्रता बढ़ जाती है, किसी चीज़ की सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो इसका एंटोनियम आपको बताना है। अब ये लैविश का मतलब क्या होता है, लैविश मतलब होता है लुटाऊं, ये पैसा खर्च करने की आदत से रिलेटेड होता है। लैविश एक ऐसा पर्सन होता है वो स्पेंड्स एक्स्ट्रावेजेंटली, जो फिजूल खर्ची करता है, जहाँ काम 10 रुपये का होगा 20 रुपये खर्च करके आएंगे, बेवकूफ़ होते हैं इस तरह के लोग। और थ्रिफ्टी का मतलब क्या होता है, थ्रिफ्टी मतलब बहुत बचा बचा के पैसा खर्च करता है। जो काम आप 15 रुपये में करवाएंगे वो काम वही काम वो व्यक्ति 12 रुपये में करा लेगा, तो वो थ्रिफ्टी टाइप का। तो कंजूस नहीं है, ज़रूरतों पे पैसा खर्च करता है लेकिन फालतू नहीं करता, बहुत समझदारी से बचा बचा के करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो जाएंगे। अब स्टेटली का मतलब सीधे हो गया, इसका कोई लेना देना नहीं। मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, मॉडरेट का मतलब होता है ना ज़्यादा ना कम, और इंटेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, बहुत ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो इसका एंटोनिम कौन सा होगा, मॉडरेट वाला होगा। इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा बहुत सीवियर, मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, बीच में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो यही एक एंटोनिम इसका बचेगा, चौथा वाला। ठीक, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर खाली जगह भरना है, तो एक बार सेंटेंस पढ़ के देख लो। देखो भरना जो है ना, उसमें 4 के चारों क्या है बच्चा, 4 के चारों इडियम है। एक सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओ, आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इडियम लगाना है आपको। तो चलिए देखते हैं कौन सा इडियम यहाँ फिट हो सकता है, पहले सिचुएशन देखनी पड़ेगी। लिखा है एज देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ मैनिपुलेशन, तो एक रिपोर्ट थी कि इस मैनिपुलेशन किया गया है ऑफ द स्कोर्स इन द प्रीवियस एग्ज़ाम। तो कह रहे हैं कि प्रीवियस एग्ज़ाम में जो पिछली साल, उसके पहले 2-4 प्रीवियस ईयर में जो स्कोर आया था, जो नंबर आया था, उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ। मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ धांधली हुई है। ठीक है, जैसे जिसके कम नंबर आए उसको ज़्यादा कर दिया गया, जिसके ज़्यादा नंबर आए उसके कम कर दिया गया, किसी तरह से ये सब नौटंकी हुई होगी।
तो इसी रिपोर्ट के नाते, इसी तरह की चीज़ों के नाते द एस्पिरेंट्स डिमांडेड प्रोसेस, एस्पिरेंट्स ने, अभ्यर्थियों ने एक प्रोसेस की डिमांड की, एक ऐसे प्रक्रिया की डिमांड की जो कि एश्योर कर सके डैश असेसमेंट फॉर सिलेक्शन। तो असेसमेंट के लिए, मतलब सिलेक्शन के लिए ऐसा असेसमेंट, कैसा असेसमेंट होना चाहिए? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कैसा? फेयर असेसमेंट होना चाहिए, एकदम ईमानदारी पूर्ण, फेयर ऑनेस्ट होना चाहिए। तो देखते हैं इस मूड का या इस मीनिंग का कौन सा इडियम है। लिखा विल ऑफ द विस्प। विल ऑफ द विस्प का मतलब होता है कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा व्यक्ति जो क्या है, अनएक्सेसिबल है। अनएक्सेसिबल का मतलब क्या हुआ? अ प्लेस और पर्सन वेयर वन कैन नॉट रीच, अनएक्सेसिबल या अनरीचेबल, या ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कोई जगह, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु जो हमारी रीच के बहुत बाहर है, जो हमारी पहुंच के बाहर है, जहां हम पहुंच नहीं सकते, जिसको हम पा नहीं सकते हैं। तो फिलहाल ये तो यहाँ पे लगेगा नहीं। वेल ऑफ का मतलब क्या होता है? वेल्थी, मतलब क्या हुआ? खाते पीते घर का अमीर, समझ लो ऐसे। तो ये भी यहाँ लगाना नहीं है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एकदम क्लियर। क्या होगा? फेयर एंड स्क्वायर मतलब एकदम से ऑनेस्ट और एकदम से क्लियर, ठीक है, एकदम स्पष्ट हो। तो जो असेसमेंट सिस्टम होगा, तो बच्चे एस्पिरेंट्स जो हैं किस तरह के असेसमेंट की डिमांड कर रहे हैं? एकदम ऑनेस्ट एंड फेयर की ना, तो वही फेयर एंड स्क्वायर, तो यही आपका सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा। होल एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है? सिक्रेटिव। सिक्रेटिव का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को लोगों से छुपा के करते हैं, ठीक है, जैसे आप घर वालों के या दूसरों के चोरी से शादी करना चाहते हैं, ना कोई जानने पाए, तो सिक्रेटिव होता। तो उस शहर में नहीं, दूसरे शहर में जाके चुपके से मंदिर में शादी कर लेते हैं, ये होती है सिक्रेटिव मैरिज, उसी को कहते हैं होल एंड कॉर्नर। होल एंड कॉर्नर मतलब हो गया सिक्रेटिव। मैंने आपको चारों का मतलब बताया और यहाँ पे आंसर कौन सा होगा ये बताया। अब हमारा काम खत्म, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्या करना है इसमें? इसमें आपको करना है कि करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। तो माई टीचर फॉरबिड्स, फॉरबिड में देखो एस लगा हुआ है, ध्यान देना यहाँ पे, फॉरबिड में एस लगा है। और फॉरबिड कब लगाते हैं? मना करने के लिए लगाते हैं, ठीक। टू ट्रस्ट वंस रिलेटिव्स, मेरे टीचर ने मना किया कि किसी रिश्तेदार पर भरोसा, किसी को भी किसी अपने रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आगे इन्होंने कहा कि माई टीचर सेज नेवर ट्रस्ट माई रिलेटिव्स, तो उन्होंने ये थोड़ी ने कहा था कि मेरे रिश्तेदारों पे मत भरोसा करो, ठीक है, तो ये गलत हो गया, माई लगाना गलत हो गया। माई टीचर सेज नेवर ट्रस्टेड, अरे नेवर ट्रस्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जब सलाह दी जाती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इन दोनों का तो काम तमाम हो गया। माई टीचर सेड, भाई यहाँ फॉरबिड्स लिखा हुआ है तो यहाँ सेड नहीं हो सकता, 3 का काम तमाम हो गया। अब एक को आँख मूंद कर मान लो सही, एक तो होना ही चाहिए। अब यहाँ लिखा माई टीचर सेज नेवर ट्रस्ट योर रिलेटिव्स, ये हो गया आपका सही, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ, ठीक है। तो ये रहा 13 में खाली जगह भरो। क्या दिया है? देयर वाज अ डैश एक्सीडेंट लास्ट नाइट, कल रात में एक डैश एक्सीडेंट हुआ, तो जाहिर सी बात एक्सीडेंट सीरियस ही होगा, ठीक है। और आगे पढ़ लेते हैं। एंड द इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी, ये ड्यूटी है, डेप्यूटी नहीं है, इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी। और इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी वाज अनेबल टू रेज हेल्प, बेचारा जो इंस्पेक्टर है बेचारी, ठीक है, तो वो कोई मदद नहीं अवेलेबल करा पाई लोगों को। व्हेन शी कॉल्ड फ्रॉम द माउंटेन्स, मतलब ऊपर कहीं पहाड़ों पे हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो उसने मदद मांगी लोगों नीचे से, तो उसको कोई मदद मिल नहीं पाई, वो कोई मदद वहाँ पे लोगों को उपलब्ध नहीं करा पाई। तो इसका मतलब हुआ कि ये एक्सीडेंट थोड़ा सीरियस हुआ होगा, ठीक है। तो एक बात तो यह है कि एक्सीडेंट के लिए कौन सा वर्ड सुटेबल है? सीरियस। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? उदास। तो उदास क्या होता है? आदमी मूड से होता है, तो एक्सीडेंट का मूड से कोई लेना देना नहीं है। हार्श क्या होती है? आवाज़ होती है बहुत कर्कश, बहुत कड़ी, बहुत करकराती हुई, तो इसका तो बिल्कुल लेना देना ही नहीं है। और गूफी, गूफी का क्या मतलब होगा भाई? गूफी मतलब होता है नासमझ, तो एक्सीडेंट कहीं नासमझ होता है क्या? इसका तो हमको नहीं लग रहा कोई दूर दूर तक लेना देना। तो बस वही सीरियस एक्सीडेंट, यही एक लगा दो पहला वाला, और कुछ आ नहीं सकता। आ जाओ 14 नंबर पे। 14 नंबर में क्या है? आपको एंटोनीम बताना है, किसका? कैकोफोनी का। एक दिन मैंने बताया था, किसी वीडियो में आया था यही चीज़। कैको माने क्या होता है? बैड, याद आया। और यू, जहाँ पे यू लगा देते हो, ई यू, यू किसके लिए आ जाता है? गुड के लिए आता है, ठीक है।
और एक आता है कैली, CALLI, ये भी कैली के लिए आता है। फ़ोन कहाँ लगता है भैया? फ़ोन लगता है साउंड के लिए, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये याद रखिएगा क्योंकि अभी मैं इसको मिटाऊंगा। द कंसर्ट साउंडेड वाज इन कैकोफोनी, जो कंसर्ट था वो कैसा था? इन कैकोफोनी, जो उसमें साउंड वगैरह थे वो कैसे थे? कैकोफोनी, मतलब जो आवाज़ें थीं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो तालमेल में नहीं थे, ठीक है। आगे लिखा है कि विद एवरी इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग इन द सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है ना। तो कैकोफोनी यहाँ पे आ गया। कैकोफोनी का मतलब हुआ जब तालमेल ना हो, ठीक है। तबला अलग ही राग में चल रहा है, हारमोनियम अलग राग में चल रही है, सितार अलग राग में चल रहा है, तो वो क्या होगा? कैकोफोनी हो जाएगा। तो यहाँ एक तो आवाज़ खराब होती है, बहुत कर्कश होती है, कान में चुभती हुई जाती है, तब हम लोग कैकोफोनी लगाते हैं। एक जब सामंजस्य नहीं होता, तालमेल नहीं होता है, तब हम कैकोफोनी लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के तालमेल से रिलेटेड है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? यूफोनी होगा। देखो, जो मुंह से आवाज़ निकलती है, ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं, तो जो हम लोग बोलते हैं, अगर हमारी आवाज़ कर्कश लगती है, कान को चुभती हुई लगती है, तो वो कैकोफोनी होगा। तब उसका अपोजिट क्या होगा? यूफोनी होगा। लेकिन यहाँ पर मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसके लिए नहीं है, यहाँ क्या लिखा? इंस्ट्रूमेंट के लिए है। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए है, इसलिए इसका जो एंटोनिम होगा वो कौन सा होगा? हारमोनी है। तो भैया इसीलिए यूफोनी ना होकर के क्या होगा? हारमोनी होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स जब एक दूसरे से तालमेल के साथ बजाए जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिला के बजाए जाएंगे, तब उसमें हारमोनी आती है, तब उसमें अच्छी मेलोडियसनेस आएगी, ठीक है। तो कैकोफोनी का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा? हारमोनी होगा। यूफोनी मत लगाना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। एलिमनी क्या होता है? एलिमनी होता है गुजारा भत्ता, ठीक है। जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को तलाक दे देता है, तो जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं होती तब तक उसके गुजारे के लिए इनको खर्चा देना पड़ता है, उसको एलिमनी कहते हैं। बेडलाम का मतलब होता है कि एकदम से अस्त व्यस्त होता है, अव्यवस्थित होता है। कोई व्यक्ति है भिखारी उखारी या पागल वागल टाइप के लोग होते हैं। कभी किसी पागल आदमी को देखा है? तो पागल आदमी क्या होता है? एकदम से दाढ़ी बड़ी उजाड़ जैसी, बाल इधर उधर बिखरे हुए, पता नहीं क्या, पता लगा पैंट गले में पहना हुआ है, शर्ट नीचे लपेट रखी है, तो वैसे उल्टा पुल्टा ये सब लोग रहते हैं ना, पागलों जैसे, उन्हीं को कहा जाता है बेडलाम। क्लियर हो गया? आंसर कौन सा हो गया? 4। पढ़े आगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में क्या कहना है आपको? एंटोनिम बताना है, किसका? रिपल्सिव का। रिपल्स करना क्या होता है? देखो, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्लस माइनस जब एक साथ रखे जाते हैं, तो प्लस माइनस एक साथ रखे जाएंगे तो क्या होगा? ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अगर प्लस प्लस कर दिया जाएगा तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, ये रिपल्स करते हैं। ये क्या होगा? ये अट्रैक्ट करना हो गया और ये रिपल्स करना होगा। तो रिपल्सिव का मतलब होता है जो दूर भागे। दूर भागे मतलब कि वो पसंद नहीं आएगा तभी तो दूर भागेगा, ठीक है। मतलब रिपल्सिव मतलब खराब। यहाँ पे जब ऐसे तो फिजिक्स में तो उसका मतलब दूर भागना हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन का अपोजिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ इसका क्या मतलब होगा देख लेते हैं। रिपल्सिव का अट्रैक्टिव मिल गया तो एंटोनिम अट्रैक्टिव होगा, नहीं तो कोई दूसरी चीज़ लगाएंगे पॉजिटिव सेंस में। तो रिपल्सिव मतलब होता है जो हमको अच्छी ना लगे, हम जिससे दूर भागते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीट फॉरवर्ड मतलब स्थिर हो गया, दृढ़ हो गया, इसका कोई मतलब नहीं। सुपरफ्लुअस ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, कोई लेना देना नहीं। होपलेस का मतलब जिसमें कोई उम्मीद नहीं होती है, तो ये तो रिपल्सिव बात हो जाएगी ना, होपलेस हो जाएंगे तो। और प्लीजेंट का मतलब होता है जो सुखद होता है, जो अच्छा होता है। तो यही एक है रिपल्सिव के अपोजिट में आने लायक। हालांकि जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस तरह का कोई वर्ड नहीं मिला, ठीक है। लेकिन इससे रिपल्सिव के लिए इस प्लेजेंट से बढ़िया दूसरा कोई एंटोनियम भी नहीं है यहाँ पे। प्लेजेंट का मतलब होता है जो सुखद होता है, जो अच्छा होता है, जो आनंददायक होता है। और रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? जिसको छोड़ के आप भागें, जो बुरा होगा, जिसमें आप बोर होंगे, वो रिपल्सिव हो जाएगा। तो अपोजिट प्लेजेंट हो गया चौथे नंबर पे, ठीक। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्या कह रहा है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ किसका? समथिंग दैट इज़ वेरी स्मॉल या लिटिल। कोई चीज़ जो कितनी हो? इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी, पिद्दी भर की, ठीक है, छोटी सी। तो थिन का मतलब क्या हो गया? पतला, ठीक, पतला जैसे धागे जैसा होता है ना, पतला। तो ये तो साइज में है। देखो स्मॉल या लिटिल क्या है? स्मॉल या लिटिल भैया अमाउंट है ना, अमाउंट कह सकते हो, या आप इसको क्या कह सकते हो? साइज कह सकते हो।
ठीक। तो फ्यू क्या है, पतला हो गया, ये शेप हो गया, ये नहीं आएगा। फ्यू का मतलब क्या हुआ, संख्या में बहुत कम हो गया, ये भी नहीं आएगा। स्लेंडर का मतलब क्या हुआ, पतला, तो पतला कहाँ से हो जाएगा, स्मॉल या लिटिल, पतला तो यही वाला हो गया, तो ये भी नहीं होगा। टाइनी का मतलब क्या हुआ, पिद्दी भर का, पिद्दी, समझ जाओगे पिद्दी पिद्दी मतलब जरा सा, बहुत थोड़ा सा, तो स्मॉल या लिटिल का यही टाइनी हो जाएगा साइनोनिम। ठीक है, क्लियर हो, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये चौथे नंबर का लगा दो। आगे बढ़ जाओ, 17 में आ जाओ। 17 में इसको पैसिव बनाना है। सुमन वाज टेकिंग अ नैप, टेकिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब क्या हुआ, बीइंग टेकन, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, तो मतलब बीइंग टेकन। पहले आप बीइंग टेकन ढूंढो, उसके बाद क्या ढूंढना, इज ढूंढना। ठीक है ना, बात समझ गए। तो इज तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ वाज दिया हुआ है, वाज है। ठीक है, मैं आपसे बोल दिया इज ढूंढना, इज नहीं ढूंढना है भैया, यहाँ वाज लगा है, तो इज तो नहीं होगा, हैज तो नहीं होगा दो की कहानी तो खत्म हो गई। अब आप बीइंग टेकन देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग टेकन और यहाँ पे लिखा है वाज टेकन, तो वाज टेकन नहीं, बीइंग टेकन लेना पड़ेगा हमको, तो थर्ड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके आगे 18 में आ जाओ। 18 में फिर वही कहानी है, सेम कहानी। सुधा वाज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पैसे बतानी है, यहाँ भी वाज के साथ क्या लगा है, राइटिंग, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वाज बीइंग रिटन। जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो उसमें क्या लग जाएगा, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म। तो पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखना, ये वाज वर्ब पर भी ध्यान रखना और बीइंग रिटन पर। तो ये बीइंग रिटन नहीं होगा, ये गया, बीइंग रिटन ये हो सकता है, तो लेकिन ये आ लेटर के साथ वर नहीं लगेगा, वाज लगना चाहिए, ये भी गए। यहाँ लिखा है वाज बीइंग रिटन आ लेटर, ठीक है, ये यहाँ आ लेटर के साथ वर लगा दिया, सवाल ही नहीं होता। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बता, तीसरा वाला। अच्छा देखो, इत्तेफाक की बात है कि 17 में और 18 में दोनों में एक ही जैसा क्वेश्चन दिया, पैसिव बनाना था, और वो कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव, और भी कंटिन्यूअस में भी पास्ट कंटिन्यूअस की, दो के दोनों में। हद होता ही है, क्या क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग भी। 19 में आ जाओ, हमको क्या करना है, बनाए जैसा मन करे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढो, कहाँ पे, इसी में से ढूंढना है। एक्सक्रूसिएटिंग, तो ये दिया है एक्सक्रूसिएटिंग, EXCRUCIA, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है अपनी जगह। अरे सही होगा तो आंसर तो नहीं होगा, हमको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये सही है तो मतलब आंसर नहीं होगा। ट्रॉमेटिक ट्रॉमा से होता है, TRAUMA, ट्रॉमा, तो MATIC, ठीक है, ट्रॉमेटिक की स्पेलिंग भी सही है, ये भी गलत हो, आंसर नहीं होगा। ऑंगिस ANGISH, ठीक है, ये भी सही है, तो आंसर नहीं होगा। अब बचा आपके पास एक झांसर बेटिंग, इसकी स्पेलिंग गलत है, तो इसका मतलब यही आपका सही आंसर है। तो एक झांसर बेटिंग में क्या होगा, पहले आप लगाओ EXA, ठीक है, एक EXA होगा, ठीक, EXA के बाद सीधे CER हो जाएगा, एक झांसर, उसके बाद बेटिंग कर दो, BATING, एक झांसर बेटिंग। तो ये जो EXA के बाद R लगा हुआ है यही फालतू है, तो EXAR नहीं होता, EXACER होना चाहिए था, तो आपका चौथा वाला हो गया। एक्सासर बेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी स्थिति को और बुरा कर देना, वर्सन मतलब वर्सन द सिचुएशन, स्थिति को बदतर कर देना और बिगाड़ देना। ठीक है, अब आ जाओ 20 में। तो 20 में क्या करना है, आपको वन वर्ड बताना है। किसका वन वर्ड बताना है, तो लंबा चौड़ा सेंटेंस है, पढ़ लो, पढ़ के देख लेते हैं। लिखा अ पोल टेकन ऑफ वोटर्स लीविंग द वोटिंग प्लेस, जब वोटर लोग वोट लेकर के जाने लगते हैं तो उनसे पोल लिया जाता है, उनसे राय ली जाती है, उनकी ओपिनियन ली जाती है। दैट इज यूजुअली यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग द विनर, और उसमें विनर यहाँ से कौन जीत रहा है इसकी भविष्यवाणी करने के लिए। तो आजकल देखे होगे एक मीडिया है, मीडिया हर पोलिंग बूथ पर पहुंच जाती है, 1 घंटे 2 घंटे सर्वे कर लेती है अपना, उसी के आधार पर चुनाव नतीजे आने के पहले ये लोग क्या दिखाते हैं, एग्जिट पोल दिखाते हैं। तो वही उन्होंने कहा, उसको क्या कहते हैं, एग्जिट पोल दिखाते हैं। अगर चुनाव के समय टीवी देख लो तो तुम्हें ये वर्ड आराम से समझ आ जाएगा, एग्जिट पोल कहते हैं इसको। अब सेंसस का मतलब होता है जनगणना, तो ये जनगणना से रिलेटेड तो है नहीं भैया। और कंसेंसस का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव ओपिनियन, जब सब लोगों की एक ही राय होती है तो उसको कहते हैं कंसेंसस, यानी कि कलेक्टिव ओपिनियन।
और लिखा है रिजल्ट्स का मतलब नतीजे होते हैं, ये सब गया भाड़ में, उनसे कोई मतलब नहीं होगा, आपका चौथा वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ 21 से लेकर के 25 तक में हम लोगों को क्या करना होता है। ठीक, अब इसमें एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ में 5 जगहें खाली होंगी, भरना होगा, कहानी वही पुरानी वाली है। चलो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ो। लिखा अ ग्रेट फायर, मतलब एक बहुत बड़ी आग। फायर क्या होगी, तो आग लगेगी आग लगती है। तो अ ग्रेट फायर डैश इन लंदन इन 1666, 1666 में लंदन में एक बहुत बड़ी आग लगी थी। तो आग लगने के लिए यहाँ पर कोई और वर्ड लगा दोगे। 1666 की बात है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। और व्हिच डैश द सिटी, और इसने क्या हुआ, पूरे शहर को खाक कर दिया, पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। एंड मेड अराउंड 1 लाख पीपल होमलेस, और करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए। अच्छा, आगे लिखा है कि दिस फायर इज सेड टू हैव बेगन इन पुडिंग लेन, और ये जो आग थी बताया जाता है कि ये पुडिंग लेन में शुरू हुई थी। इट डैश थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड वुडन हाउसेज, और ये आगे बढ़ी क्राउडेड स्ट्रीट्स और वुडन हाउसेज। तो यहाँ इट के बाद ये क्या लिखा होगा, आगे बढ़ी, आग वुडन हाउसेज और क्राउडेड स्ट्रीट से होते हुए आगे बढ़ती है, वहाँ से फैलती है, फैलने के लिए लगा होगा, आग फैली। आगे लिखा है हाउएवर आफ्टर द फायर, हालांकि यहाँ तक तो निगेटिव बात हो गई, हाउएवर के बाद कुछ पॉजिटिव बताएंगे। हालांकि आग के बाद फिर से जब लंदन को फिर से बचाया गया तो आफ्टर द फायर लंदन वाज डैश विद वाइडर स्ट्रीट्स, पहले गलियां पतली पतली थी, अब क्या कर दिया, गलियों को चौड़ी कर दिया, वाइडर स्ट्रीट्स, और इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाई, और सब वाटर सप्लाई के साधन और इम्प्रूव कर दिए। देखो जो पहले बना था, अब जब वो नष्ट हो ही गया, जब फिर से बनाना ही है तो उसको अब अच्छे ढंग से बना रहे हैं। ठीक है, तो लंदन को फिर से क्या कर दिया गया, फिर से मतलब रिबिल्ड किया जाता है, फिर से उसको लंदन को बनाया जाता है, फिर से बसाया जाता है। न्यू बिल्डिंग्स वर डैश, नई नई बिल्डिंगें बनाई जाती है। बिल्डिंग्स वर बिल्ट, और क्या कंस्ट्रक्टेड या बिल्ट, बिल्डिंगों के लिए तो हम यही लगाते हैं ना, कंस्ट्रक्ट किया जाता है या बिल्ड किया जाता है, तो नई नई बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, जिसमें अब क्या यूज होता है, ब्रिक्स एंड इंस्टेड ऑफ वुड। अब की बार मकानों को बनाने के लिए क्या था, वुड मतलब लकड़ी का यूज ना करके ईंटों का यूज किया गया था। ठीक है, तो अब चलो भैया लगाओ एक तरफ से। सबसे पहले कह रहे हैं कि एक आग फैली थी, एक आग भड़की थी। तो आग भड़कने के लिए, आग फैलने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेक आउट, ब्रेक के साथ आउट, तो ब्रेक आउट, जहाँ आउट मिलेगा, ये ब्रोक आउट, ब्रोक एट, ब्रोक इन, ब्रोक फार नहीं होगा, ब्रोक आउट हो गया। तो पहले वाले में दूसरा लगा। अब आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20, अरे थर्ड वाला फिलहाल कैसे आ गया, अभी तो होना चाहिए 2 वाला, हाँ ये वाला होना चाहिए, इस जगह पे भरो। तो उन्होंने कहा कि ये आग आगे बढ़ी, ये आग फैली, पूरे शहर में फैली और 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया। तो अरे नहीं, अभी आग फैलने वाली बात नहीं, ये फैलने वाली तो यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हुआ, इसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया था, ये बताना था। हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। 1666 में लंदन में एक आग लगी, व्हिच डैश द सिटी, और मतलब इसने शहर को बर्बाद कर दिया और 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, व्हिच स्मैश्ड, स्मैश का मतलब क्या होता है, कुचल देना किसी चीज़ को, जैसे पैरों वैरों के नीचे कुचल देते हो, स्मैश कर देते हो। तो यहाँ आग ने शहर को स्मैश नहीं किया है। शैटर्ड मतलब बिखरा देना, बिखराया भी नहीं है। डेमोलिश्ड का मतलब होता है ढहा देना। तो आप जैसे बुलडोजर लगा के गिराते हो तो वो डेमोलिश किया जाता है, ये बुलडोजर लगा के थोड़ा की हुआ, ये डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे आग वगैरह में, भूकंप वगैरह में हो जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये चौथा वाला लगेगा। ठीक है, इसने पूरे शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब आगे आ जाओ। ठीक है, ये थर्ड वाले नंबर पे ये यहाँ पे था जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था। दूसरे नंबर पे ये आग फैली, तो फैलने के लिए, आग फैलने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्वेप्ट, ग्लाइडेड। ग्लाइडेड मतलब होता है किसी के ऊपर, जैसे ये है तो इसके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ना, तो वो चढ़ के थोड़े आगे बढ़ रही है। ग्लाइड, हाथी पे चढ़ के थोड़े आइए, ग्लाइडेड नहीं होगा। कैरीड मतलब अपने साथ लेके जाना, तो मतलब फायर जो है वो कुछ कैरी नहीं कर रहा था। पुल्ड का मतलब ढकेल के या खींच के ले जाना नहीं। स्वेप्ट होता है, आग वगैरह जब फैलती है आगे की ओर तो इसको क्या कहते हैं, स्वीपिंग ऑफ फायर। तो ये क्या हो गया, स्वीप की सेकेंड फॉर्म स्वेप्ट हो जाएगी। तो आग फैलने के लिए पहला वाला लग जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ठीक,
नेक्स्ट पे क्या होगा, हमारा 4 नंबर का फिलर है। यहाँ क्या था, इन्होंने कहा था कि आग के बाद लंदन को फिर क्या किया गया, फिर से लंदन को बसाया गया, उसमें ज़्यादा चौड़ी सड़कें बनाई गई, लंदन को बसाया गया फिर से। तो क्या करोगे, रीबिल्ड करोगे, बिल्कुल सही है। बिल्ड मतलब शहर वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, और रीबिल्ड हो गया। रिस्टोर करते हैं तो रिस्टोर नहीं करोगे भाई, जैसा था पुराना वाला तो रिस्टोर नहीं किया। जैसे आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, कोई डेटा आपका डिलीट हो गया तो उसको क्या कर लेते हैं, रिस्टोर कर लेते हैं। जैसा था वैसा ही वापस आएगा तो रिस्टोर होगा। जबकि इन लोगों ने लंदन को जब फिर से बसाया तो उसमें गलियां चौड़ी कर दी और मकान ईंट के कर दिए, तो रिस्टोर नहीं हुआ है ये, ठीक है। अब मॉडल तो एक नए मॉडल पे बना है, मॉडल नहीं होगा। इनोवेटेड क्या होगा, इनोवेटेड पुरानी ही चीज़ में, जैसे मान लो दीवार है, दीवार का प्लास्टर टूट गया, प्लास्टर को जगह पुट्टी उट्टी लगा कर वही दीवार फिर से मतलब नया कर देते हैं, तो इनोवेट करते हैं उसको, ठीक है ना। उसको अब जब लंदन का शहर जल गया था, जल के राख हो गया, तो उसको तो इनोवेट करने लायक कुछ बचा ही नहीं था, तो उसको फिर से रिबिल्ट ही किया इन्होंने। तो यहाँ पे इनोवेट नवीनीकरण नहीं होता, उसको रिबिल्ट किया इन्होंने, ठीक। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब एक और बचा हुआ है ना, ये वाला फिलर आपका 5th वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ क्या करोगे, न्यू बिल्डिंग्स वर डैश यूजिंग ब्रिक, तो नई बिल्डिंगें बनाई गई उसको क्या करके, ब्रिक का यूज करके। तो चाहे तो यहाँ पे फिर से बेल्ट लगा दो या कंस्ट्रक्टेड लगा दो, ठीक है। तो बेल्ट कंस्ट्रक्टेड नहीं मिलेगा तो दूसरा कुछ देखेंगे, और क्या यहाँ पे, तो ऑर्गेनाइज्ड तो होगा नहीं, ऑर्गेनाइज मतलब संगठित किया जाना होता, तो नई बिल्डिंगों को संगठित थोड़े किया जा रहा है। एरेक्टेड, हाँ, बिल्डिंगों को एरेक्ट किया जाता है। जब आप कोई नई बिल्डिंग बना के खड़ी करते हैं तो उसको एरेक्ट करना कहते हैं, तो ये तो लग सकता है। और देख लो, फैब्रिकेटेड होता है, फैब्रिकेट मतलब दुकान पर जोड़ जाड़ के बनाया गया है तो ये लोहे का थोड़े नए बिल्डिंग के वो जोड़ जाड़ के वेल्डिंग करके फैब्रिकेट कर दिया, खड़ा कर दिया। खिड़की दरवाजा फैब्रिकेट किया जाता है भैया, मकान नहीं, बिल्डिंग नहीं फैब्रिकेट की जाती है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब ये हो गया लोकेटेड, नहीं, बिल्डिंगों को लोकेट नहीं किया गया है, वही एक बन पाएगा, इरेक्टेड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, 25 क्वेश्चन, किसका, 38 का, ठीक। 38 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2 हमारे पास और बचा है, 39 और 40, वो भी आपको फटाफट मिल जाएगी, जैसे एक दिन में, क्लियर। अब लगातार मिलते रहेंगे आपको, इसमें कोई सोचने की गुंजाइश नहीं है। जो 2 काम मैंने आपको बताया है वो करते रहिएगा। एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ, आप प्रीवियस पेपर लगाते रहिए हर सब्जेक्ट का, और मॉक टेस्ट देते रहिए हर सब्जेक्ट का, और अपना एवेल्यूएशन हमेशा करते रहिए। यकीन मानिए पेपर बहुत अच्छा जाएगा। मेरी गुड विशेज सब आप लोगों के साथ में है, ठीक है। तो ये डिस्कशन कैसा लगा मुझे अपनी राय दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले डिस्कशन में, तब तक इसको वाइंड अप करते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।